नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज पढ़ते हैं जो कि पिछला हमारा वीडियो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो लेबर लॉ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हमने डाले थे। वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेबर लॉ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में आता है, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, ये एक लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, एक लंबी जर्नी थी इसकी, जो कि हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर से कवर्ड था। मतलब अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन की, तो इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल, तीन फैक्टर से इसको हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखी है। इसको हमने तीन स्टेज में डिवाइड किया है। तीन स्टेज मतलब पहला स्टेज अर्ली बिगिनिंग, मतलब प्री इंडिपेंडेंस, दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस और तीसरा है रिसेंट डेवलपमेंट। तो अर्ली बिगिनिंग्स की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस। 1850s के दशक में फर्स्ट लेबर लॉ इमर्ज हुआ था, स्पेशली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए। ठीक है, फर्स्ट लेबर लॉज वाज इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 1878 में द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1878 ने रेगुलेट किया था वर्किंग आवर्स को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। ये जो है चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर थे उनके वर्किंग आवर्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फैक्ट्री एक्ट के तहत इसको कवर किया गया था। ये इंप्लीमेंट हुआ था। 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929। ठीक है, इसने ये क्या किया, रिजॉल्व किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, किसके थ्रू, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन ऑफिसर्स के थ्रू। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ये क्या होते हैं, ये कौन सी नई चीज बीच में आ गई। अब ये एक मीडिएटर का काम करते हैं, ये केस डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए होते हैं। इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अपने लास्ट पेपर में, आर्बिट्रेशन वाले पेपर में। ठीक है, अभी आप इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, आएगा पॉइंट। 1930s के दशक में अब बात करते हैं हम। उस समय इंडिविजुअल स्टेट अपने अपने जो नेशन थे सभी ने लेबर लॉज पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, कानून बनाना शुरू कर दिया, अधिनियम आने लगे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में, 1947 में इसमें लेबर लॉ को, जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ था उसको एक्सपेंशन किया गया, एक्सपैंड किया गया और उसको कंसोलिडेट किया गया। ठीक है, कंसोलिडेट मतलब कोई भी बड़ी चीजों को एक निचोड़ में लाना, मतलब एक छोटे शब्दों में सीमित कर देना। ठीक है, जिसमें एक्सपेंशन हम देते गए। ठीक है, अब 1948 की बात आई। 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ने प्रोवाइड किया मेडिकल केयर और कैश बेनिफिट इंडस्ट्रियल वर्कर को। ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइडेड मेडिकल केयर एंड कैश बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 1952 की बात हुई। 1952 में जैसे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है 1952 में इमर्ज हुआ था सबसे पहले, एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट स्टेब्लिश हुआ और इसमें पीएफ स्कीम में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो 1970 की बात करते हैं, 1980, इन दो दशकों में सेवरल लॉज वर पास्ड टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ठीक है, इसमें ये सारे कानून लागू किए गए। ये एक्ट आया, रिम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है, फिर अब हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं कि रिसेंट में अभी फिलहाल में कौन सा डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है। 1990 के दशक की बात करें तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक प्राइवेटाइजेशन, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसका भी कॉन्सेप्ट आया। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब किसी इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो दो या दो से अधिक
कंट्री के बीच में इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिकल रिलेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट आते हैं, जो भी बैरियर्स आते हैं, उसको कम करना और रिलेशन को और हेल्दी और बूस्टअप करना लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वो उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन भी सेम वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। इसमें पूरे वर्ल्ड में ट्रेड फेयर की बात करें और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, बिजनेस बूस्टअप की बात करते हैं, हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करने की बात करते हैं। जैसे हम सार्क एक एसोसिएशन करके हम चला रहे हैं, ठीक है। क्वाड्स रिलेशन हमने डेवलप किया है, G20 हमने डेवलप किया है। तो ये सारी चीज़ें एक ग्लोबलाइजेशन के तहत हमें लिंकअप करती है और इसमें कई चीज़ें, नए लॉज इंप्लीमेंट हुए, रिफॉर्म्स हुआ, सुधार किया गया और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, इसको जो है सुधार किया गया। ये सारी चीज़ें हम 1990 के दशक में किए थे। 2016 में क्या हुआ कि जो रिफॉर्म्स हुए, इंप्लीमेंट हुआ लेबर लॉज का, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया, इंप्रूव हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया जो कि फिलहाल में काफ़ी बूस्टअप है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और चैलेंजेस की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। इनफॉर्मल सोशल वेक्टर सेक्टर वर्कर के लिए बात करें तो जो लॉ का इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत चैलेंजिंग था एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के थ्रू। बट अब इसमें बैलेंस भी करना था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को, बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज द कंटिन्यूज टू बी चैलेंजेस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इसका एक बैकग्राउंड तैयार हुआ और फ्यूचर डायरेक्शन में हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं लेबर लॉज पे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी पे फोकस किया जा रहा है, वेलफेयर पे फोकस किया जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के लिए स्पेशली, ठीक है। और बैलेंसिंग लेबर राइट्स विद द नीड्स ऑफ ए रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी विल रिमेन अ की चैलेंजेस। और जैसे कि देख रहे हैं हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी भी अब डेवलप होने लगी है। और एक केस लॉ की भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि केस लॉ हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये है बाल्को एम्प्लॉयज़, मतलब बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं, बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या था, इस केस में एक हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। इस मामले में बाल्को कर्मचारी संघ ने क्या किया कि भारत सरकार द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को ये लोग जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, मतलब ये बाल्को प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बाल्को को प्राइवेटाइजेशन में लेके जाने लगी। तो इस फैसले को चुनौती देने के लिए, उनको एक चैलेंज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली कि इस मामले को प्रशासनिक कानून और इन्वेस्टमेंट और कर्मचारियों के अधिकारियों से संबंधित था। अब ये मामला, मैं एक इंट्रो की बात करता हूं, मैं इस तरह से आप लिख सकते हैं, यह मामला बाल्को के कर्मचारी संघ ने भारत सरकार द्वारा बाल्को में हिस्सेदारी बेचने की फैसले के खिलाफ दायर किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसका मुख्य मुद्दा क्या था, मामला यह था कि क्या सरकार का यह फैसला कंपनी के कर्मचारियों के कानूनी और सामाजिक हितों के खिलाफ है, ठीक है, और क्या सरकार का यह फैसला उचित था। हा? ये भी सोचने की बात थी, यही मुद्दा था। फिर निर्णय, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है सरकार के पक्ष में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में निर्णय देता है और निष्कर्ष निकालता है, कहता है कि सरकार को अपने विवेक के अनुसार प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार है, ठीक है, और न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप समझते जाइएगा सारी चीज। फिर इसका रिएक्शन क्या आता है, प्रतिक्रिया क्या आई, इस निर्णय ने कई मामलों का मार्ग प्रशस्त किया जो इसी तरह के बेस से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें कई, इसका इम्पोर्टेंस भी था। यह मामला एक प्रशासनिक कानून और लेबर राइट्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय था, ठीक है। यह मामला एक सरकार की विवेकाधीन शक्तियां
और न्यायालय के हस्तक्षेप के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये आपका केस लॉ था, बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको जो है, इसमें जो है कहा जाता है कि 40% शेयर बेचने के चक्कर में जो है इसका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, जो मतलब सुनने में आ रहा था उस समय, ये केस हमने पढ़ा था कहीं। और शुरुआत में इसकी योजना जो थी, इसमें 40% शेयर तुरंत बेचे जाएं। ठीक है, और 2 साल के भीतर सरकार के जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसको घटाकर 26% कर दिया जाए। ठीक है, ये इसका स्ट्रेटजी थी। और इसी को जो है बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 का केस अगर मेंशन कर देंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगले क्वेश्चन को पाने के लिए सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, आइए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रियली यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच।